हम वो चीज़ जो लास्ट क्लास में लिए थे ट्रांसलेशनल के लिए, उसको रोटेशनल के लिए लेंगे। देखिए कैसे। ठीक, मेरे पास एक ऐसे करके एक रेसिस्टेंस लेस कंडक्टिंग रिंग है। ये क्या है? एक रेसिस्टेंस लेस, जीरो रेसिस्टेंस कंडक्टिंग रिंग है। ठीक है, एक रिंग है जो कि जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है और ये कंडक्टिंग है, इसकी रेजिस्टेंस जीरो है। एक रॉड लेते हैं, इस रॉड का एक एंड सेंटर पे है और एक एंड यहाँ और ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, एक रॉड लेते हैं और इस रॉड का जो है एक एंड जो है इसके सेंटर पे है और एक एंड यहाँ पर है और ये घूम रहा है। इस रिंग की रेडियस मान लेते हैं r है और यहां पर एक रॉड है जिसका एक एंड इसके सेंटर पे फिक्स है, एक्सिस फिक्स है और ये ऐसे करके घूम रहा है और ये जो है इस तरह से जो है घूम रहा है। ठीक है, यहां पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बाहर की तरफ। बाहर अंदर कुछ भी हो सकता है, इस पूरे स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रेजेंट है बाहर की तरफ। और ये जो रॉड है, ये जो रॉड है इसकी लेंथ है, इसकी रेडियस है r, इसकी लेंथ है r, इसका मास है m, या इसकी रेडियस मान लो a है, इसकी रेडियस है a और इस पे घूम रहा है। इसको हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, बाद में देखेंगे ग्रेविटी नहीं है। या इसको हम टॉप व्यू में देख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिंग के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल रिंग के ऊपर ये रिंग इस तरह से घूम रहा है, एक हॉरिजॉन्टल रिंग के ऊपर ये रॉड ऐसे घूम रहा है। ठीक, पहला क्वेश्चन, ये जो रोटेटिंग रॉड है, ये जो रोटेटिंग कंडक्टिंग रॉड है, ये रॉड एक कंडक्टिंग रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ है L, लेंथ है A, जिसकी रेजिस्टेंस है R, ये रोटेट कर रहा है। इज रोटेटिंग एज सोन, इज रोटेटिंग एज सोन। सिर्फ ये बताओ, क्या इस रॉड में एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा? अगर ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट मान लो Q है, तो क्या इस रॉड के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक EMF इंड्यूस होगा? हम ये कर चुके हैं पहला, हम फिर से कर रहे हैं। EMF इंड्यूस्ड इन द EMF इन द रॉड। इस रॉड के अंदर एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप होगा। कैसे डेवलप होगा जरा देखो। ये जो रॉड है, ये जो रॉड है जो ऐसे करके घूम रहा है ओमेगा से, इसके किसी डिस्टेंस x पे जाओ, यहां से सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे जाओ और x और dx के बीच में एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो। x और dx के बीच में छोटा सा लेंथ कट कर लो। अब तुम जानते हो ये जो लेंथ है dx, ये एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, इसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू एक्स, इसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू एक्स। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारी तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसकी लेंथ रेडियल है। तो जरा देखो, ये लेंथ dx, ये वेलोसिटी v और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके अक्रॉस एक EMF डेवलप करेगा, इसके अक्रॉस एक EMF डेवलप करेगा। सो दिस वुड बिहेव लाइक ए बैटरी ऑफ EMF। DE इज इक्वल टू VBL। V का मतलब हो गया ओमेगा x, V का मतलब हो गया ओमेगा x, B का मतलब हो गया B और L इसका है dx। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस बैटरी की पोलैरिटी कैसी होगी? ये जो D बनेगा बैटरी, इसकी पोलैरिटी कैसी होगी? हम इमेजिन करते हैं यहाँ एक प्लस Q चार्ज था और ये प्लस Q चार्ज चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो Q V क्रॉस B, V इधर, B तुम्हारी तरफ, V क्रॉस B बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ प्लस आया होगा, यहाँ माइनस आया होगा, यहाँ प्लस, या क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे रेडियली आउट फोर्स लगेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, समझो, होगा क्या यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पर, तो होगा क्या हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पर एक EMF डेवलप करेगा यहाँ पे D, ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा इस तरह से, जिसकी EMF कितनी होगी D का वैल्यू इतना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े कटेंगे और हर टुकड़ा एक बैटरी बनेगा जो कि सीरीज में होगा।
ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े बनेंगे, हर टुकड़ा सीरीज में होगा। जितना दूर जाओगे, जितना दूर कट करोगे, बी सेम है, डीएक्स सेम है, बट ओमेगा एक्स ज्यादा होगा तो उस बैटरी का ईएमएफ भी ज्यादा होगा। तो जो बैटरी यहां कट करोगे उसका ईएमएफ थोड़ा कम होगा डीएक्स का, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, बढ़ते जाएगा। ये ईएमएफ पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहां पर ईएमएफ डी थोड़ा कम है सेम डीएक्स के लिए, और यहां ईएमएफ थोड़ा ज्यादा है। जो भी है, अगर तुम पूरा निकालना चाहते हो कि Q से लेकर P तक में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा डीई का इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी ओमेगा एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर के ए तक। यानी जो टोटल ईएमएफ जो है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। यहां से लेके यहां तक का ईएमएफ जो होगा इसको हम कहेंगे ई पी पी क्यू, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। यह पहले भी कर चुके हैं, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। तो ये होगा ईएमएफ। यहां का ईएमएफ पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये रोटेटिंग रॉड जो है, ये रोटेटिंग रॉड जो ये क्या बन जाएगा, बैटरी बन जाएगा, जिसका ईएमएफ होगा बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। कोई डाउट? अब इस रॉड को क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। हम इस रॉड को क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। तो बताओ, अगर हम इस रॉड को बैटरी बना दें तो कैसा दिखेगा ये? तो हमारा दिखेगा इस टाइप से, हमको इस टाइप से दिखेगा। और हम इस रॉड को अगर हम बैटरी बना दें, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये हो गया Q, ये हो गया P, और ईएमएफ कितना है, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। इसकी रेसिस्टेंस कितनी है, R। इसकी रेसिस्टेंस कितनी है, R। ठीक, इसकी रेसिस्टेंस है R। तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? एक एंड Q है और एक एंड P। ये अगर P है, ये पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल है, याद रखना। ये कंडक्टिंग रॉड है विदाउट रेजिस्टेंस, तो यहां का पोटेंशियल अगर P है तो ये सारा पॉइंट P ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। यानी सिर्फ एक बैटरी है, सिर्फ एक बैटरी है Q से P तक, सर्किट कंप्लीट नहीं है। एक एंड P पर है, ये पूरा का पूरा पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, यानी ये रिंग एक ही पॉइंट है। यानी एक बैटरी है P, एक एंड है P और एक एंड है Q। तो अभी सिर्फ ईएमएफ होगा, करंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं समझो। हम क्या करते हैं, इसके किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, हम इसके किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं और इसके भी किसी पॉइंट को ले लेते हैं। हम इसके किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं इस पूरी पेरीफेरी पे, क्योंकि सारा पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, याद रखना। ये सारा पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, रेजिस्टेंस नहीं है इसमें। हम इसका कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, और यहां इसको बंद कर देते हैं, तो लूप बन जाएगा। देखो, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि हम यहां से इसको उठाते हैं ऐसे, और यहां से इसको उठाते हैं ऐसे। हम क्या करते हैं, देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, हमको क्या करना है, लूप, हमको P और Q को कनेक्ट कर देना है। हमको P और Q को कनेक्ट कर देना है ताकि लूप कंप्लीट हो जाए। हमको P और Q को कनेक्ट कर देना है। हम क्या कर रहे हैं, देखो, हम यहां से इस पॉइंट से ये पॉइंट लेते हैं, हम इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ऊपर ले आ रहे हैं, और यहां से भी हम इसको ऊपर ले आ रहे हैं, और फिर इन दोनों को रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं, R डैश से। समझ रहे हो? यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिंग है, इस रिंग के सेंटर से एक वायर ले आ रहे हैं ऊपर, इस रिंग के सेंटर से एक वायर ले गए ऊपर, इस पेरीफेरी से एक वायर ले गए ऊपर, और इसको रेजिस्टेंस R डैश से कनेक्ट कर दिए। तो R डैश से कनेक्ट कर दिए, तो इसका मतलब है कि ये सर्किट कैसा बन गया वो देखो, ये सर्किट कैसा बन गया वो देखो। एक बार जब हमने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो हमारा इसका सर्किट डायग्राम जो दिखेगा वो इस टाइप से होगा। Q यहां, Q यहां, P यहां,
Q और P के बीच में EMF कितना है? B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2। Q और P के बीच में EMF है B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2। ये रेजिस्टेंस है R, जो भी इस रॉड का रेजिस्टेंस था। और अब हमने क्या किया, Q और P को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया। हमने Q और P को जो है कनेक्ट कर दिया है बाय, हमने Q और P को कनेक्ट कर दिया है बाय रेजिस्टेंस R डैश। समझ रहे हैं? ये Q था, ये P था। पहले सर्किट कंप्लीट नहीं था, EMF तो तब भी था, रेजिस्टेंस तब भी था, पर ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड नहीं था, लूप कंप्लीट नहीं था। तो अब क्या हो गया, इसको जब कनेक्ट कर दिए तो अब ये जो EMF तुम्हारा बना हुआ था इस तरह से, अब इसका P पॉइंट जो कि इक्विपोटेंशियल है, ये घूमता रहेगा, बट ये कहीं भी जाए इस पॉइंट का जो EMF होगा वही इस पूरे पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो ये पॉइंट P, एक एंड है कहां पे, P पे, और एक एंड कहां है, Q पे। उस सेल का एक एंड है P पर, एक एंड है Q पर, और P और Q आपस में कनेक्टेड है R डैश से, आपस में कनेक्टेड है R डैश से। तो यहां R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R प्लस R डैश। तुम्हारे क्वेश्चन में तीन चीजें पॉसिबल हैं, पहला कहेगा इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस लेस है, यहाँ रेजिस्टेंस R डैश है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश। या फिर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है, खाली इसको कंडक्टिंग पाथ से ज्वाइन कर दिया, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है R, तो क्या हो जाएगा R। और अगर दोनों में है तो सिंपल, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि R कितना है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस इस वायर का कितना है, इस रॉड का कितना है, और इस कनेक्टिंग पाथ का कितना है। दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस है वही मैटर करता है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, टोटल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट। कभी इसमें दिया होगा, कभी यहाँ दिया होगा, कभी दोनों में दिया होगा। तो हमको मेनली जो है टोटल रेजिस्टेंस से मतलब है R डैश। एक बार जो तुम्हारा ये R इक्विवेलेंट निकल गया तो करंट कितना फ्लो करेगा बताओ। ये सर्किट डायग्राम है, ये नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये कनेक्टिंग लूप P और Q के को एंड्स, सो बैटरी के एंड्स को प्लस और माइनस टर्मिनल को तुमने मिला दिया तो करंट फ्लो करने लगेगा। और करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करके करंट ऐसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। कितना करंट फ्लो करेगा निकाल लो, ये हो जाएगा E बाय R इक्विवेलेंट। कितना होगा, E बाय R इक्विवेलेंट, यानी B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2R, B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2R, ये करंट फ्लो करेगा। अब मुझे ये बता दो, इस रॉड में करंट P से Q फ्लो करेगा, Q से P या P से Q? इस रॉड में करंट Q से P फ्लो करेगा या P से Q? इस रॉड में, रॉड ये है P, ये रॉड है तुम्हारा, ये तुम्हारा रॉड है, देखो ये ब्लू वाला पार्ट तुम्हारा रॉड है, और ये रेड वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा कनेक्टिंग वायर है ना। करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, क्या Q से P। ये रॉड है, ये लाइन रॉड है, समझ रहे हो। ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, ये नेगेटिव प्लेट है बैटरी का, सही है ना। ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, ये नेगेटिव प्लेट है बैटरी का। यानी बाहर में, बैटरी से बाहर, बैटरी के बाहर पॉजिटिव से निकलेगा करंट, नेगेटिव में आएगा। बैटरी के बाहर पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में पहुंचता है, और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा करंट का, Q से P होगा। कितना करंट होगा, B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2R इक्विवेलेंट। देखो पहला चीज जो याद रखना है, समझ लो,
पहला चीज जो तुमको याद रखना है कि जब भी एक रॉड ऐसे घूम रहा है तो उसके सेंटर और उसके एक्सिस पे जो पॉइंट है और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पहला ईएमएफ होता है बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। याद रहेगा? डायमेंशनली तुमको पता है ईएमएफ होता था बी वी एल, बी एल के बदले ए, बी एल वी, बी एल के बदले ए और वी के बदले ओमेगा ए बाय 2। ओमेगा ए क्या है? वेलोसिटी है, ओमेगा ए बाय 2 लेते हैं, ठीक। दूसरा जो करंट होगा वो होगा बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा। और इसका डायरेक्शन होगा जो भी है, बैटरी के बाहर पॉजिटिव से करंट निकलता है और नेगेटिव प्लेट में एंटर करता है, और बैटरी के भीतर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो करंट यहां इधर से इधर होगा, करंट यहां इधर से इधर होगा। यहां तो कोई डाउट किसी को? इसको याद कर लो, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब इसको बिठा रहे हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या चीज? और यहाँ 2 भी आएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं इसके बाद का, ठीक। तो समझिए करंट, अभी देखो तुम इसको कैसे घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। तुम इसको कैसे घुमा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर एक अपोजिंग टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण अपोजिंग टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज। और अगर तुम इसको घुमाते क्लॉकवाइज तो लगता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे उस केस में ट्रांसलेशन, जब उसको v स्पीड देते थे, फाइनल जब भी स्पीड देते थे तो उसमें फोर्स लगता था बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 इंटू आर, ये था ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2r टाइम्स ऑफ v वेलोसिटी। मतलब वहां जो फोर्स होता था वो वेलोसिटी को अपोज करता था, वेलोसिटी का अपोजिट होता था और प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता था। यहां टॉर्क निकलेगा, यहां टॉर्क निकलेगा, इधर एक टॉर्क लगेगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, और क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, और प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा, ठीक है। अभी इसको कर रहे हैं तो ठीक है। देखो ये तुम, अब देखते हैं क्या होगा, अब देखते हैं क्या होगा। हम फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं, अभी तक हम जो किए हैं, फिर देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक ये देखा था, हमने अभी तक ये देखा था, ये एक हमारा जो है ऐसे करके है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह बी, यहां पर सब जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहां एक रॉड है इस तरह से, ये रॉड ऐसे घूम रहा है, इसके ऊपर से मैंने क्या किया था, इसके ऊपर से मैंने किसी भी पॉइंट से क्या किया, कहीं से भी, जरूर नहीं इस तरह, हम इसके रास्ते में बसना है, वो रेजिस्टेंस जो है वो इसके रास्ते में ना, ऐसे टकराए नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी तुम इसको कर सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ये P है, ये Q है, ये घूम रहा है इस तरह से। हम क्या देखे कि ये एक बन गया था बैटरी, ये एक बन गया था बैटरी, इसका और इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, इसका और इसका इस पाथ का, ये तो रेजिस्टेंस लेस है, इसका रॉड में कोई रेजिस्टेंस है, इसका यदि हो गया R इक्विवेलेंट। तो हमने इसका सर्किट बनाया तो इस टाइप से बना। पहले बैटरी बनाते हैं, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था Q पे और पॉजिटिव टर्मिनल था, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था Q पे और पॉजिटिव टर्मिनल था P पे। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था Q पे, पॉजिटिव था P पे। बाहर से हमें जो पाथ लाए हैं R इक्विवेलेंट का, इसका मैंने एक एंड को इस पॉइंट, इसे किसी पॉइंट से कनेक्ट कर दो, सब इक्वी पोटेंशियल है, एक को P से कनेक्ट किया और दूसरे को इसके दूसरे एंड यानी Q से कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या देखा, इसमें करंट फ्लो करने लगा, करंट फ्लो करने लगा। ये रॉड है, ये रॉड है, ये जो लाइन दिख रहा है ये रॉड है, और ये जो दिख रहा है ये एक्सटर्नल वायर है,
एक्सटर्नल कनेक्शन है। तो हमने क्या देखा कि यहां से एक करंट ऐसे चला और यहां से करंट ऐसे चला, ठीक। इसकी ईएमएफ हम निकाल चुके हैं, इसकी ईएमएफ होती है बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, ये याद होना चाहिए, बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2। तो यहां करंट फ्लो करेगा आई, कहां से कहां तक, पी से क्यू तक। बाहर में पी से क्यू, बाहर में करंट कहां से कहां जाएगा, देखो पी से क्यू तक, बाहर में करंट जाएगा पी से क्यू तक, और अंदर में जाएगा क्यू से पी तक, अंदर में जाएगा क्यू से पी तक। अब बताओ, ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है आई, इसकी वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। कैसा टॉर्क लगेगा देखो। अब बताओ, जब ये इस तरह से है, जब इस तरह से घूम रहा है ओमेगा से, तो अगर तुम यहां पे किसी x और dx के बीच में जाओ, तुम यहां से किसी डिस्टेंस x और फिर एक डिस्टेंस dx जाओ, इसमें करंट तो सब जगह सेम होगा, करंट तो सीरीज में सब जगह सेम होगा। करंट इसमें I है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो इसमें फोर्स कितना होगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, इसके ऊपर फोर्स कितना, देखो करंट का डायरेक्शन या ds का डायरेक्शन ये है, I dl क्रॉस b, df होता है I dl क्रॉस b, तो लिख लेते हैं df इज इक्वल टू, I का मतलब I जो भी करंट है, जो भी करंट है इसमें I, dl का मतलब हो गया dx, b का मतलब हो गया b। डायरेक्शन क्या होगा बताओ, I dl इस डायरेक्शन में है और b तुम्हारी तरफ है, I dl इस डायरेक्शन में है, देखो I dl इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है और b तुम्हारी तरफ है, I dl क्रॉस b, I dl इधर, b है तुम्हारी तरफ, सो I dl को जब मल्टीप्लाई करोगे, ये I dl क्रॉस b, b तुम्हारी तरफ है, तो ये ऐसे लगेगा फोर्स, कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा फोर्स, ये लगेगा df। तो df का मैग्नीट्यूड जो है, और दोनों में एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। df कितना हो जाएगा बताओ, I का मतलब है जो भी है I इंटू dx इंटू b। तो I तो सब जगह सेम है, चाहे तुम एलिमेंट यहां कट करो या यहां कट करो या यहां कट करो, तुम कहीं भी dx कट करो, यहां कट करो, यहां या यहां, सब जगह तुमको फोर्स सेम आएगा, सब जगह तुमको फोर्स सेम आएगा, क्योंकि करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, dl जो है वो इक्वल तुम ले रहे हो, तो इक्वल फोर्स आएगा, जो फोर्स यहां आएगा df, वही फोर्स यहां भी होगा df, बट दोनों का टॉर्क सेम नहीं होगा, दोनों का टॉर्क सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा टॉर्क सेम, क्योंकि जितना तुम दूर हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज्यादा है। तो ये जो df फोर्स है वो कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा था, x डिस्टेंस पे, फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, बट अगर सेम फोर्स ज्यादा दूरी पे लगता है तो टॉर्क अलग देता है, ज्यादा देता है। टॉर्क जो होता है दूसरा चीज होता है, टॉर्क होगा d टाउ इज इक्वल टू, इस df की वजह से जो टॉर्क होगा, इस df की वजह से जो टॉर्क होगा d टाउ, ये कितना हो जाएगा df इंटू एक्स होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x है, तो df इंटू एक्स, तो d टाउ हो जाएगा df इंटू एक्स, दैट वुड बिकम d टाउ इज इक्वल टू, df मतलब I dxb इंटू एक्स। अगर तुम टोटल टॉर्क निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो टोटल टॉर्क आएगा I बाहर b बाहर, इंटीग्रल ऑफ h dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर a तक, एंड दैट वुड बिकम IB a स्क्वायर बाय 2, IB a स्क्वायर बाय 2। अब I तुम निकाल चुके थे, यहाँ पे I कितना था, यहाँ पे, यहाँ कितना करंट फ्लो कर रहा था बताओ, ये कितना करंट फ्लो कर रहा था, I था EMF बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2r, r इक्विवेलेंट को लिख रहे हैं 2r, ठीक, r इक्विवेलेंट है, हम समझ रहे हैं, b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2 EMF, b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2 EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहां इसको डाल दो, I को डाल दो b ओमेगा a स्क्वायर बाय 2r, दैट वुड बिकम b स्क्वायर ओमेगा
a to the power 4 by 4r, यानी आ गया तुम्हारा टॉर्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर a to the power 4 by 4 times of resistance into ओमेगा। और डायरेक्शन क्या है बताओ, क्या ये ओमेगा के डायरेक्शन में है या ओमेगा के उल्टा है? ओमेगा के डायरेक्शन में है, ओमेगा के उल्टा है। सो बताओ, ऑपोजिट टू ओमेगा है ना जी। क्लास के बाद अगर आप उसको रेफर करना चाहते हैं, मैं बता देता हूं, एक बार खुद से पढ़ना, ठीक। पेज नंबर एस सी वर्मा में पेज नंबर 301 क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर 301 क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, उसमें इसको किया हुआ है। पेज नंबर 301 पे क्वेश्चन नंबर 18 है। खुद से ही पढ़ना है, बस समझ जाओगे, बहुत सिंपल चीज़ है, कितना फॉलो कर पा रहे हो। तो ये याद रखना, बी स्क्वायर a to the power 4 by 4 r equivalent टाइम्स ऑफ ओमेगा। बी स्क्वायर a to the power 4 by 4 r equivalent। तो जिस तरह से मैंने तुमको वहां बोला था कि फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखो, मैंने तुमको वहां क्या बोला था, फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखो जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने क्या कहा था, फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखो, वो क्या था, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर टाइम्स ऑफ एम वी। वहां पे हमने तुमसे बोला था फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखने जब ट्रांसलेशनल मोशन होता था इस पे। तो हमने तुमसे बोला था अगर स्पीड v है तो अपोजिंग फोर्स होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर टाइम्स ऑफ वी। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट टू वेलोसिटी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय रेसिस्टेंस टाइम्स ऑफ वी। यहां क्या करना है, बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर रेडियस टू द पावर 4 बाय 4 टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट इनटू ओमेगा। ये फोर्स होता है बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बी का स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4 आर इक्विवेलेंट इनटू ओमेगा। ये टॉर्क होता है अपोजिट टू ओमेगा। ओमेगा क्लॉकवाइज तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्लॉकवाइज। बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4 आर इक्विवेलेंट, बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4 आर इक्विवेलेंट। अब क्वेश्चन देखो, ठीक, अब क्वेश्चन देखो। तो हम ये मान के चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, हम जानते हैं टॉर्क होता है बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4 टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ ओमेगा, ठीक, अपोजिट टू ओमेगा, अपोजिट टू ओमेगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, हम ऐसी और का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज फिर तुम बाद में और भी डिफरेंट बुक्स के क्वेश्चन खुद से कर लेना। क्वेश्चन 59 पेज 311, पेज 311 क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, कुछ ऐसे ऐसे करके है, इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, ये इस तरह से है, एक रॉड है इस तरह से, और ये रॉड जो है घूम रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ये इस तरह से घूम रहा है,
रेजिस्टेंस है आर, सब कुछ दिया हुआ, यहाँ से ये कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड है, यहाँ लूप कंप्लीट किया हुआ है, ये घूमेगा। हम जानते हैं अगर लूप कंप्लीट है तो ये घूमेगा। हमको ये नहीं देखना है कि ओमेगा किधर है, वेलोसिटी किधर है, बी किधर है, किधर भी हो, यहाँ तो इस तरह से दिया है, बट इतना समझ लीजिए जिधर भी घूम रहा है उसको अपोज करेगा। इधर एक टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, जब तुम इसको ओमेगा से इस तरह घुमाओगे, किस तरह, जिस तरह से ये घूम रहा है, अगर तुम इसको ओमेगा से इस तरह से घुमाओगे, ऐसे करके समझो, जिस ओमेगा से ये घूम रहा है, अगर तुम इसको घुमाओगे ऐसे करके, तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा इस तरह से, अपोजिट। टॉर्क हमेशा अपोजिट लगता है। टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स होगा बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस इनटू ओमेगा। ये इसके ऊपर टॉर्क होगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा। क्लॉकवाइज घुमाते एंटी क्लॉकवाइज लगता है, एंटी क्लॉकवाइज लगता है क्लॉकवाइज करता है। बी किधर भी हो, क्रॉस हो, डॉट हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अपोज करता है और हमेशा मैग्नीट्यूड ये रहता है, जो ओमेगा है उसको अपोज करेगा, उसके अपोजिट। तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इनसाइड, इसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटसाइड। अब क्या पूछा है, तुम चाहते हो ओमेगा मेंटेन रहे, तुम चाहते हो ओमेगा मेंटेन रहे। अगर तुम ओमेगा दे के छोड़ दोगे, ये टॉर्क इसको धीरे धीरे रोक देगा। अगर तुम ओमेगा इनिशियली दे के छोड़ दोगे, ये टॉर्क इसको स्लोली स्लोली इसको रिटार्ड करते करते रोक देगा, पर तुमको रोकना तो है नहीं। तुम्हारा कहना है कि इसको मेंटेन करना। अगर इसको मेंटेन करना है, अगर इसको मेंटेन करना है, इफ वी वांट टू मेंटेन दिस, देन यू हैव टू अप्लाई टॉर्क एक्सटर्नल दैट बैलेंसेस दिस। To maintain omega, to maintain angular velocity, we have to apply opposite torque, यानी कि हमको उसी डायरेक्शन में टॉर्क लगाना होगा। कितना लगाओगे बताओ? सेम मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4r इंटू ओमेगा। वेक्टर में लिखो तो ये इस तरह होगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में क्या था, माइनस ओमेगा था। ये जो है मैग्नेटिक टॉर्क जो है ओमेगा के ऑपोजिट है। अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर ओमेगा क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, जो भी है ऑपोजिट है। तो हमको उसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ये दे दो। अब तुमसे दो चीज पूछेगा। पहला, टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, ताकि ओमेगा मेंटेन रहे इन द सेम डायरेक्शन। दिस टॉर्क शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। निकल गया। दूसरा, तो पहला क्वेश्चन, टॉर्क कितना लगाना होगा ताकि टू मेंटेन ओमेगा, ओमेगा को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क कितना चाहिए, इतना चाहिए। किस डायरेक्शन में चाहिए? इन द सेम डायरेक्शन एज ओमेगा, इन द सेम सेंस, इन द सेम डायरेक्शन एज ओमेगा। एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है, नहीं, दूसरा ये पूछ सकता है कि एक काम करो, हम चाहते हैं, अब समझो, जो एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा, अगर हम यहां इसको खींच रहे हैं, अगर हम यहां पे इसको फोर्स लगा रहे हैं, कैसे, ऐसे, अगर इसको यहां अगर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, एफ, क्या चीज, ओमेगा का, हाँ हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। इन द सेम डायरेक्शन एज ओमेगा। देखो, तो जिधर ओमेगा उसी डायरेक्शन तुमको टॉर्क देना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉर्क देना पड़ेगा। तो या तो तुमसे एक्सटर्नल टॉर्क पूछ देगा, निकल गया, या फिर क्या करेगा, डिस्टेंस दे देगा, फोर्स पूछेगा, या फोर्स दे देगा, डिस्टेंस पूछेगा। याद रखना, तुम इस टॉर्क को लिख सकते हो, तुम इस टॉर्क को लिख सकते हो एफ एक्सटर्नल इंटू आर परपेंडिकुलर। अगर तुम एक एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो कितने डिस्टेंस पे, और तुम एक अगर तुम एक यहां एक फोर्स लगा रहे हो, कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हो फोर्स, इस टॉर्क को देने के लिए
तुम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उसके ऊपर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस रॉड, और तुम वो आर डिस्टेंस पे दे रहे हो, आर परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू एफ एक्सटर्नल इंटू आर परपेंडिकुलर है। अब किसी क्वेश्चन में हम एफ एक्सटर्नल दे देंगे, पूछेंगे कहाँ लगाएं, कितनी दूरी पे लगाएं, या किसी क्वेश्चन में हम आर परपेंडिकुलर दे देंगे, पूछेंगे या एफ एक्सटर्नल दे देंगे, पूछेंगे कहाँ लगाएं। जैसे क्वेश्चन 59 में, क्वेश्चन नंबर 59, इसमें पूछा है कि मिड पॉइंट पे लगाना है शायद ना, हाँ मिड पॉइंट पे लगाना है। तो आर परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना, a/2, हमको एक फोर्स इसके मिड पॉइंट पे लगाना है ताकि इसको हम ओमेगा मेंटेन रखें, यानी हमको टॉर्क एक्सटर्नल पता है, बट टॉर्क एक्सटर्नल इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्वेश्चन 59 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, a/2, लगाना यहीं पर है इसके मिड पॉइंट पे, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा वो पूछा है। तो पहले तुम दोनों को इक्वेट किए हुए हो, a/2 f इंटू a/2 इज इक्वल टू दिस। उसी तरह से अगर तुम देखो तो जो वर्कड आउट का क्वेश्चन है पेज 301 क्वेश्चन नंबर 18, उसमें सिर्फ टॉर्क पूछा है, उसमें पूछा है सिर्फ एक्सटर्नल टॉर्क कितना चाहिए, तो वो तो बन गया। क्वेश्चन 59 एक्सरसाइज, डिस्टेंस दे दिया है, फोर्स पूछा है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा तुमने इसको दे दिया, ये मेंटेन हो गया, तुमने इसको दे दिया, ये मेंटेन हो गया, तुमने कैसे भी डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स एक्सटर्नल, तुमने इसको मेंटेन कर दिया। कोई डाउट यहां पे? तुमने इसको मेंटेन कर दिया। अब समझो, तुमने इसको मेंटेन किया कैसे, तुमने एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाया क्लॉकवाइज, और ये घूम भी रहा है क्लॉकवाइज, यानी तुम एक एक्सटर्नल वर्क तो तुम कर रहे हो ना। समझो, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, रेट ऑफ वर्क डन बाय यू, तुम जो इसको मेंटेन कर रहे हो उसमें तुमको रेट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल डॉट ओमेगा। जैसे वहां पे पावर क्या होता था, एफ डॉट वी, वहां पावर क्या होता था ट्रांसलेशनल में, फोर्स डॉट वेलोसिटी, रोटेशन में पावर होता है टॉर्क डॉट ओमेगा। तो टॉर्क भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में है देखो, और ओमेगा भी यही डायरेक्शन है, टॉर्क भी तुम्हारा क्लॉकवाइज है, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, टॉर्क और ओमेगा पैरेलल है, दैट वुड बिकम टॉर्क एक्सटर्नल इनटू ओमेगा, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू टॉर्क एक्सटर्नल ये है, ओमेगा ये है, टॉर्क एक्सटर्नल ये है, ओमेगा ये है, तो इसको और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे, टॉर्क एक्सटर्नल इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर a to the power 4 b square a to the power 4 by 4 times of resistance into omega square। यानी पावर डिलीवर्ड, इस रेट से तुम वर्क कर रहे हो, तो इस रेट से वर्क कर रहे हो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बढ़ना चाहिए, स्पीड बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम वर्क कर रहे हो, और वर्क जब करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, बट ये तो कांस्टेंट है, तो लेट अस सी द हीट प्रोड्यूस्ड, पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट कितना आएगा, आई स्क्वायर आर, पावर डिसिपेटेड इन दिस रेसिस्टर, ये जो भी रेसिस्टर इसमें हीट प्रोड्यूसर वो किस रेट से हो रहा है, आई स्क्वायर आर, और तुम जानते हो आई का वैल्यू, मैं बता रहा हूं, ई बाय आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ई तुम जानते हो, ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर, ई तुम जानते हो बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड का होल स्क्वायर बाय आर होगा, यही था ना ईएमएफ, बी वी एल, बी वी की जगह ओमेगा ए बाय 2, एल की जगह ए, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4 आर, सेम है ना। यहां भी एनर्जी कंजर्वेशन वैल्यू, जिस रेट से एक्सटर्नल एजेंट्स को घुमाने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है, वो सारा हीट में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो
ठीक, ओके, चलो अगला क्वेश्चन। तो इसको याद रखोगे, बी स्क्वायर ए टू द पावर 4/4 आर इंटू ओमेगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, किसी को एक ओमेगा देके छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक इनिशियल ओमेगा देके छोड़ देता हूँ, तो ये कुछ देर बाद रुक जाएगा, ये कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि मैंने उसको इनिशियली, हाँ, उसको टॉर्क जो है हमेशा अपोज करेगा। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे से अगर ये पूछा जा रहा है कि ये एक सेम सिचुएशन है, हमने इसको इस तरह से दे दिया, ये कुछ भी है, इनसाइड है, आउटसाइड है, कुछ भी हो, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ओमेगा नॉट दे दिया एट टी इक्वल टू 0, और ये यहाँ पे ऐसे करके जो है ये जो है कनेक्टेड है, ये सर्किट कंप्लीट है और ये घूमने लगी। हम जानते हैं ये अगर ओमेगा से टी इक्वल टू 0 पे दे दिया और कोई फोर्स नहीं दिया, सिर्फ इसको ओमेगा इनिशियली देके छोड़ दिया, एट टी इक्वल टू 0 रोटेटेड विथ ओमेगा नॉट एंड लेफ्ट। तो क्या होगा, मान लेते हैं किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी है v, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है v। मान लेते हैं किसी टाइम t पर इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस इंस्टेंट पे जो इस पे टॉर्क होगा, that would be equal to torque magnetic is equal to, that would become equal to b square a to the power 4 by 4r times of omega। ये था ना जी, अपोजिट टू ओमेगा, ये जो टॉर्क होगा ये होगा अपोजिट टू ओमेगा, जिधर भी ओमेगा हो। तो यहां से स्टार्ट ही करते हैं, मैग्नीट्यूड ये, डायरेक्शन हमेशा उल्टा, चाहे कुछ भी कर लो। तो अब क्या होगा, यहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको तो पता ही नहीं कितनी देर में रुक जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, टॉर्क होता है आई अबाउट एक्सिस इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगुलर रिटार्डेशन, ये इसका रिटार्डेशन होगा अल्फा। क्यों? क्योंकि ये टॉर्क ओमेगा के अपोजिट है, इसलिए रिटार्डेशन होगा। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4r इंटू ओमेगा। अब आई अबाउट एक्सिस, अगर ये रॉड है तो ये होता है एम ए स्क्वायर बाय 3। मोमेंट इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, एक एंड के अबाउट किसी रॉड का मोमेंट इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर बाय 3। यहां डाल दो, यहां पर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -3/4, ए स्क्वायर तो कट गया ना, यहाँ 8/4 था ना शायद, तो फिर बताया क्यों नहीं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4m, सही है जी। ये हो गया 3/4, ए स्क्वायर कट जाएगा इंटू ओमेगा, सही है ना, ठीक है, ये होगा। अब तुम इसको दो तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा बाय डी टी लिख दो, तो कैसा आएगा ग्राफ, और इसको डी ओमेगा बाय डी टी लिख दोगे तो डी ओमेगा बाय ओमेगा हो जाएगा माइनस दिस इंटू डी टी, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा ना। और अगर इसको लिख दोगे ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा, तो ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा और थीटा में लीनियर ग्राफ आएगा, एकदम वही आएगा जो पहले आया था। वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, बट वेलोसिटी और एक्स में लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तुम कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, तुमको क्वेश्चन क्या आएगा वो हम नहीं जानते हैं, बट हम इतना जानते हैं
हमको ये याद होना चाहिए। अगर ये याद है हम कुछ भी कर लेंगे, ये याद नहीं है कुछ नहीं कर सकते। ये याद होना चाहिए। एक भी 4 गलत हुआ, एक भी पावर गलत हुआ तो गलत हो जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत डीप में जाकर, बहुत अच्छे से खुद से लिखना पड़ेगा, तब आपको याद होगा, तब आपको याद होगा। ठीक है, चलो। तो बिफोर आई कम टू बाकी चीज़ें जो हैं, तो हम अप टू 62 एससी वर्मा में अप टू 62 हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। हालांकि हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं, बाकी तुम्हारी स्किल है अप टू 62 में, बाकी तुम्हारी स्किल है कि तुम उसको कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी घुमाए फिराए कुछ करे, क्वेश्चन समझ जाओगे तो बना सकते हो। ठीक है, सो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। हम कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम स्टार्टिंग से करें कि ये करें। ठीक है, चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 62। हम 62 से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम बस ये समझने के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बहुत होते हैं, बट एज सच जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं क्या है। सो आप भी क्वेश्चन को पढ़िए क्या है, देखो। क्वेश्चन 62 में क्या है, देखो। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द, अच्छा प्रीवियस प्रॉब्लम से रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, 59 से स्टार्ट। प्रॉब्लम सबसे आपने जो बताया ना 59, हाँ उससे है ये। ठीक है, 59 तो बन गया, वो तो बन जाएगा। 59 एक स्टेप में कैसे बनाएंगे, 59 एक स्टेप में कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे 59 में मैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर a to the power 4 by 4r इंटू ओमेगा। ये हमको याद होना चाहिए। ऑपोजिट टू ओमेगा, ऑपोजिट टू ओमेगा, देयरफॉर टॉर्क एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर a to the power 4 by 4r इंटू ओमेगा। सेम इन सेम सेंस एज, इन सेम डायरेक्शन एज ओमेगा, तभी आपका ओमेगा मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हमसे टॉर्क पूछा जाता तो क्वेश्चन तो बन चुका था, बट हमें दिया हुआ है कि एफ एक्सटर्नल कितने डिस्टेंस पे लगाना है, a/2 डिस्टेंस पे लगाना है। आप एफ एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि आपने इसको इस तरह से, हाँ आपने इसको इस तरह से घुमाया हुआ है, लेकिन इसका ये कहना है कि ऐसा है कि ये जो तुम्हारा रॉड है, तुम्हारा ये जो रॉड है जो घूम रहा है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। समझो ये P है और ये Q है, या ये Q है, ये P है और ये Q है। तुम्हारे इस रॉड में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, नो रेसिस्टेंस, इसकी रेसिस्टेंस 0 है। लेकिन ये जो पूरा तुम देख रहे हो सर्किल, इसमें रेसिस्टेंस कितनी है, इसमें रेसिस्टेंस कितनी है, R। इस पूरे लूप की रेसिस्टेंस है R, इस पूरे लूप की रेसिस्टेंस जो है वो है R। ठीक है, हाँ अच्छा ये पॉइंट C है, यहाँ दिया ये पॉइंट C है। ठीक है, मतलब अब तुम्हारा इक्वी पोटेंशियल नहीं है। ये जो तुम्हारा पूरा लूप है, ये तुम्हारा पूरा लूप है ना, इस पूरे लूप की रेसिस्टेंस कितनी है, R है। इस पूरे लूप की रेसिस्टेंस R है, जो कि इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे लूप की रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज R, रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज इक्वल टू R, पूरा, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो तुम्हारा रॉड है, ये इसमें कोई जो है रेजिस्टेंस नहीं है। दिस रॉड हैज नो रेसिस्टेंस, नो रेसिस्टेंस। और जिस पॉइंट से तुमने इसमें बैटरी कनेक्ट किया है, जिस पॉइंट से तुमने इसमें बैटरी का ये रेजिस्टेंस सॉरी इसको कनेक्ट किया है, ये कनेक्टिंग रॉड में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस कनेक्टिंग रॉड में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, और ठीक है, इस कनेक्टिंग रॉड में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। मैं क्या
Wire connecting O and C have zero resistance, but the resistance of the loop has resistance R uniformly distributed. ठीक है, अच्छा ठीक है, जो भी है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? जिस समय ये एंगल 90 डिग्री है, समझो ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है C। सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? सर्किट, पहले इसको बैटरी बनाओ, पहले इसको बैटरी बनाओ। ये बैटरी बन गया, कहां से कहां? Q से P, एक बैटरी बन गया, है ना? अब देखो ये एक बैटरी बन गया Q से, क्या हो गया? P और C कनेक्ट हो जाए, P और C करंट हो जाएगा, बिल्कुल। Q और C सेम पॉइंट है, Q और C सेम पॉइंट है, Q और C इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। अब देखो एक रेजिस्टेंस है C से P तक, एक रेजिस्टेंस है C से P तक, कितना है? R/4, है ना? और दूसरा भी है, कहां से? C से P तक, दूसरा भी कहां से है? C से P तक, और ये कितना है? 3R/4। अब क्या पूछा है क्वेश्चन? फाइंड द करंट इन द रॉड, फाइंड द करंट इन द रॉड। इस रॉड में कितना करंट होगा, निकाल सकते हो? ये होगा B ओमेगा A²/2। तो इसमें कितना करंट होगा ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? B ओमेगा A²/2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का पैरेलल जो है कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा बताओ? 1/R इक्विवेलेंट इज, इसमें करंट पूछा है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R/4 प्लस 1/3R/4, कितना हो जाएगा? 3R हो गया एलसीएम, कितना हो जाएगा? 60, ये 3R/16। आंसर कितना है? एट बाई थ्री, ठीक है, 8/3 है ना, 8/3 B ओमेगा A²/2R, ठीक, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए बेसिक है, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए ईएमएफ, और ये याद होना चाहिए टॉर्क। हम इतना काम नहीं कर सकते हैं एग्जाम हॉल में कि पहले इसको डिराइव करेंगे और तब यूज करेंगे, नहीं। 61, कंसिडर वेरिएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, फिगर इतना, ठीक है। Suppose the circle lies in a vertical plane and rod has mass, the rod and loop have negligible resistance, but the resistance are the wire, the rod has mass, the rod and the loop have negligible resistances। देखो 61 पढ़ो, और मुझे लगता है 61 आईटी में आ चुका है, और मुझे लगता है कि 61 जो है वो आईटी में आ चुका है एक बार। क्या है? Variation previous problem. Figure. Suppose the circle lies in a vertical plane. The rod has mass. The rod and the loop have negligible resistances, but the wire connecting O and C have resistance. The rod is made to rotate the angular domain in clockwise direction by applying force on midpoint. ठीक 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 ठीक। तो तुमको क्या करना है समझो, ये मेरे ख्याल से आईटी का पूछा क्वेश्चन है, पिछले 2-3 सालों में कभी पूछा गया है सेम क्वेश्चन। ये एक रॉड है और आप इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तुम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हो, ठीक है ना? और ये वर्टिकल है, यानी इस डायरेक्शन में जी है, ये जो है इस डायरेक्शन में जी है, ये वर्टिकल लूप है। ये ओमेगा तुमने कांस्टेंट मेंटेन रखा हुआ है, ओमेगा नॉट तुमने जो है कांस्टेंट मेंटेन रखा हुआ है। तो क्या पूछा है, किस थीटा के साथ? थीटा विद द वर्टिकल। तो थीटा विद द वर्टिकल के साथ आपको बताना है, थीटा विद द वर्टिकल के साथ तुमको बताना है इसका एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, कुछ वैसा है, ठीक है। तो तुम जानते हो कि जब ये ओमेगा से घूम रहा है, इसमें क्या कौन कौन सा टॉर्क लग रहा है, पहले शो देखो। एक टॉर्क ऐसे लगेगा, टॉर्क मैग्नेटिक, जो होगा B² A⁴
बाय 4 टाइम्स ऑफ r इंटू ओमेगा नॉट। दूसरा, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा यहां पे सेंटर पे, mg, सेंटर पे लग रहा होगा mg के कारण जिस पे टॉर्क होगा वो होगा mg इंटू a/2 साइन थीटा, होगा जी, a/2 साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा ना, नहीं a/2 कॉस थीटा ये, a/2 साइन थीटा ये, हाँ ठीक है, a/2 साइन थीटा, ये हो गया a/2 फोर्स इनटू द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स mg। तो ये दोनों हो गया और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, अप्लाइंग फोर्स एट द मिड पॉइंट। अब तुमको यहां एक फोर्स लगाना है, तुम यहां पर एक फोर्स भी लगा रहे हो, तुम इसके मिड पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हो F, जो निकालना है, तुम इसके मिड पॉइंट पे एक फोर्स लगा रहे हो और ये फोर्स इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, तो इसका टॉर्क कितना होगा बताओ, F इंटू यहां से एक्सिस से इसकी डिस्टेंस a/2 होगा ना। देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो है वो वहां फिर से और इसके बीच में, एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a/2। तो जरा एक काम करो, इसको और इसको बैलेंस करो, तो क्या लिखोगे, b स्क्वायर a⁴ बाय 4r टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू mg इंटू a/2 साइन थीटा क्लॉकवाइज प्लस f इंटू a/2 क्लॉकवाइज, यही ना, एग्रीड। सही है जी। तुमको टॉर्क बैलेंस करना है, ये टॉर्क फिक्स्ड है, cos थीटा नहीं आएगा, क्या चीज, mg cos थीटा आएगा। mg cos थीटा आएगा, क्यों, देखो ये रॉड है, एक्सिस इसका ये है, यहां इसका एक्सिस है, ठीक है, यहां पे फोर्स लग रहा है mg, ये डिस्टेंस है a/2, ये डिस्टेंस है a/2, इस एक्सिस से ये दूरी, ये वर्टिकल के साथ एंगल दिया हुआ है थीटा, वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, a/2 ये हो जाएगा a/2 cos थीटा और ये दूरी हो जाएगी a/2 sin थीटा, होगा ना, a/2 sin थीटा होगा। एक काम करो, अब a को a/2 कैंसिल कर दो, तो f कितना आएगा बताओ, b स्क्वायर a³ ओमेगा नॉट, एक 2 कट गया तो 2r माइनस mg साइन थीटा। आंसर कितना है, दिस शुड बी द फोर्स एज फंक्शन ऑफ थीटा, वही है, वही है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन 62, एक बैटरी और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया है, लेट थीटा विद द एंगल मेड विद द रॉड विद द हॉरिजॉन्टल पोजीशन शोन इन द फिगर measured in clockwise direction, okay, clockwise direction, ठीक है। during the part of motion 0 to pi of only for checking the rod or gravity positivity for, however during the part of the motion resistance of the rod continues to constant, ठीक। फिर से वही चीज किया है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, क्या किया है चेंज, 62 देखो, देखिए, इसमें क्या किया है, ऑल द पैरामीटर्स आर सेम देन दिस एंड दैट, और रॉड इस तरह से है, क्या कह रहा है कि रॉड जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन के कंपैरिजन में थीटा एंगल नीचे है, जब ये रॉड अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन के कंपैरिजन में थीटा एंगल नीचे है, ठीक है, जब ये रॉड अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन
के कंपैरिजन में थीटा एंगल नीचे है। यहाँ फोर्स क्या क्या होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट मान लो। इस पर टॉर्क कौन कौन सा है, एक टॉर्क है ये, एक टॉर्क है मैग्नेटिक, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो कि है बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस इनटू ओमेगा नॉट। ये इस पे टॉर्क है अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरा इसके ऊपर टॉर्क है वेट का, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है mg, इसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा mg, और इसका टॉर्क जो है होगा mg इंटू a/2। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहां से यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है एंगल, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन और इस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये a/2 cos थीटा। ठीक, अब कह रहा है इन दोनों टॉर्क को बैलेंस कराना है, इन दोनों टॉर्क को क्या कराना है, बैलेंस कराना है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, रेजिस्टेंस को वेरी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रेजिस्टेंस को इस तरह से वेरी कर रहे हैं कि दोनों बैलेंस हो रहे हैं। देखो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा ये टर्म चेंज होगा, और यहाँ रेजिस्टेंस को चेंज करना है, यहाँ रेजिस्टेंस को चेंज करना है और यहाँ थीटा को चेंज करना है, ताकि दोनों कंपनसेट हो जाए। तो सबसे पहले ये देखो कि हमको क्या करना है, दोनों को बैलेंस कर देना, बिकॉज ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, यानी टॉर्क 0 है। टॉर्क 0 इसका मतलब है बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 बाय 4r इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगा mg इंटू a/2 cos थीटा, होगा ना। तो यहां से तुमको रेजिस्टेंस और थीटा में रिलेशन चलाएगा, यहां से तुमको रेजिस्टेंस और थीटा में रिलेशन चलाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या पूछा क्या है, फाइंड द आर इज वेरीड, आर को वेरी करना है, तो आर का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो पहले आर निकाल लो, आर कितना हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर ए टू द पावर 4 ओमेगा नॉट बाय 4 mg a/2 सेक थीटा, होगा ये जी। ठीक है, तो पूछा क्या है, फाइंड आर, आर को वेरी करना है थीटा के साथ। हाउ आर इज चेंजिंग, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो ये होगा आंसर, ये होना चाहिए 62। अच्छा यहाँ EMF भी है ना, अच्छा यहाँ एक EMF भी है, ठीक है, यहाँ एक EMF भी है। एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, ये इस साइड घूम रहा था, या थोड़ा सा चेंज होगा, सर्किट डायग्राम ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं होता तब ये हमारा सही था, हम देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़े भी नहीं थे। हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपने यहाँ जो इसको रेजिस्टेंस वेरी किया है और साथ में तुमने एक बैटरी भी लगाया है, तुमने एक बैटरी भी लगाया है, इस तरह से ऐसे करके ई बैटरी लगा है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये EMF ही है। पहली बात, ये जब घूम रहा है, तो पहले को ये जानना है, ये Q से P जो ये बैटरी बनेगा उसका EMF कितना होगा। उसका EMF होता है B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2, बट उसका पोलैरिटी किधर होगा बताओ। अगर ये क्रॉस के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये घूम रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, तो बताओ पॉजिटिव यहाँ की यहाँ, Q V क्रॉस B, V इधर, V इधर, B इनसाइड बाहर की तरफ, ये प्लस होगा। यानी कि तुम्हारा जो सर्किट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये बनेगा P, ये बनेगा Q। देखो बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बिकॉज ये क्लॉकवाइज जो है घूम रहा है, तो V क्रॉस B बाहर की तरफ आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा, ये होगा B ओमेगा A स्क्वायर बाय 2। इसकी रेजिस्टेंस नहीं है। अब तुमने बाहर जो एक सेल लगाया है, उस सेल का पॉजिटिव प्लेट कहाँ लगाया है, Q पे, उस सेल का पॉजिटिव प्लेट लगाया है Q पे, उस सेल का, और उसका नेगेटिव प्लेट लगाया है बाहर वाले पे, P पे।
और यहाँ एक रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल है। तो बताओ अब इसमें करंट क्या हो जाएगा, ये Q से P, हाँ ये रॉड है, Q से P वाला रॉड है, इसमें करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा देखो I इज इक्वल टू E प्लस बी ओमेगा, या हम यहां भी कर सकते थे जहां हमारा ये है, जहां देखो E प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर, होगा ना। करंट क्या होगा, E प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर, ये होगा करंट, ये हो जाएगा करंट। अगर ये होगा करंट कहां से कहां, Q से P, ये होगा करंट यहां से यहां, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा, टॉर्क कैसे निकालेंगे, टाउ इज इक्वल टू हो जो जाएगा आई डी एक्स बी, आई एल क्रॉस बी इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन। क्योंकि फोर्स कितना होता है बताओ, आई डी एल बी कितनी डिस्टेंस पे, एक्स पे, तो ये हो जाएगा बताओ आई कांस्टेंट बी कांस्टेंट, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, सो दैट वुड बिकम E प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर इंटू करंट तो ये था, इंटू बी इंटू ए स्क्वायर बाय 2, दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क। तो यहां इसके बदले ये लिखेंगे, यहां इसके बदले ये लिखेंगे, तो बैलेंस किसको करना है, टॉर्क ड्यू टू दिस कितना हो जाएगा, E प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय आर इंटू बी ए स्क्वायर बाय 2, होगा ना। क्या पूछा था क्वेश्चन में, आर कितना हो जाएगा बताओ, ये एक 2 और 2 कट गया, एक ए कट जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा E प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, E प्लस बी ओमेगा ए स्क्वायर बाय 2, एक ए कट गया तो हो जाएगा बी ए बाय एम जी सेक थीटा, बी ए बाय एम जी आर इक्वल, आंसर क्या है, यही है, हाँ नीचे आइएगा कॉस थीटा, ठीक है वही है, ठीक है हम ऐसा कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमको याद हो ये क्या होता है। सर्किट तो कोई भी चेंज कर सकता है, सर्किट तो कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है ओके। क्योंकि अब हमको जो क्वेश्चन लेना है, जो टॉपिक लेना है वो लेना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक 3 ही टॉपिक है। एलसीआर सर्किट, एलसीआर इसमें नहीं है, एलसी ऑसिलेशन जो है, एलसी ऑसिलेशंस वो भी हाँ वो ले सकते हैं, बट एलसीआर सर्किट तो डीसी में है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, बताऊंगा क्यों नहीं है, वो भी बताऊंगा, वो भी हाँ खुलती नहीं है सर। अच्छा वो मतलब किस पे भेज, अच्छा गूगल क्लासरूम, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, मैकेनिक्स वाली ना, हाँ जो भी आपने वो भेजी थी ना, व्हाट्सएप पे खुलती है, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भेजा था तो वो खुल रहा था, ठीक है चलो इसको तो हम कर लेंगे, इसको भी चलो। तो हमने इस तीनों को कर लिया। आज ये क्वेश्चन नंबर 54 पे, आज क्वेश्चन नंबर 54 पे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 54 पे क्या है, the magnetic field in the region given B is equal to B naught by L K cap, where L is the fixed length. The current lies in origin. ठीक, find the EMF. देखो क्वेश्चन 54, a magnetic field in a region is given by
दिस, ठीक। एक कोई स्पेस है, ये मान लो x डायरेक्शन है, ये y है, तो z तुम्हारी तरफ होगा, z तुम्हारी तरफ होगा। यहां b दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड है b0/L इंटू y, b का मैग्नीट्यूड है b0/L इंटू y, और डायरेक्शन है k कैप। यानी कि फील्ड तुम्हारी तरफ है, फील्ड तुम्हारी तरफ है, लेकिन फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज इन द डायरेक्शन के कैप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? के कैप है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फंक्शन ऑफ वाई है। इसकी मैग्नीट्यूड हाइट के साथ चेंज हो रही है, इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फंक्शन ऑफ वाई दी हुई है, और डायरेक्शन तो हमेशा के कैप है। ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L लाइज अलोंग वाई एक्सिस। एक रॉड इस तरह से रखा हुआ है, एक कंडक्टिंग रॉड इस तरह से रखा हुआ है जिसकी लेंथ L, एक कंडक्टिंग रॉड इस तरह से रखा हुआ है, इसकी लेंथ L, और आपने इसको एक वेलोसिटी कितनी दे दी V। A conducting rod of length L, a conducting rod of length L lies along y-axis between origin and the point 0 L0. If the rod moves with velocity v0 I cap, अगर इसकी वेलोसिटी v0 है I cap, रॉड ऐसे चल रहा है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? तुम जानते हो ईएमएफ होता है VBL, बट यहां पर अगर dx कट करोगे तो यहां B अलग है, और यहां dx कट करोगे यहां B अलग है। तो यहां से किसी हाइट y पर जाओ, यहां से किसी हाइट y पर जाओ और वहां dy कट कर लो। यहां किसी हाइट y पर जाओ, वहां मैग्नेटिक फील्ड तुमको पता है, और वहां dy कट कर लो। तो तुम्हारा ये जो छोटा सा टुकड़ा कटेगा, बड़ा करके दिखा रहे, ये होगा dy। इसकी लेंथ कितनी होगी? dy। इसकी लेंथ होगी dy। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v0। और यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b। यहां b तुमको पता है, एज फंक्शन ऑफ y है, बट तुम इस पॉइंट पे b को यूनिफॉर्म मान सकते हो स्मॉल लेंथ के लिए। तो इसमें ईएमएफ क्या आएगा बताओ? डी क्या आएगा? VBL। VBL, V का मतलब है V0, V का मतलब है V0। VB, B कितना है? B0 Y/L। B कितना है? B0 Y/L। लेंथ कितना है? dy, है ना? तुमको टोटल ईएमएफ पूछा है, इंटीग्रेट कर दो, ठीक।